चलिए भैया देखते हैं पहला सवाल करंट अफेयर्स का। ये लिखा हुआ है कि नईमा खातून को निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो नईमा खातून जो है वो किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भैया, इसका जो सही आंसर है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति तो बने हैं लेकिन वो पुरुष बने हैं, कोई महिला अभी तक कुलपति नहीं बनी है, पहली महिला हैं वो। सवाल ये आता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी बेटा 1920 में। एक बात तो ये याद रखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना था, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। तो ये दर्जा प्राप्त हुआ था बेटा इसको 1921 में, अगले साल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो पहली महिला कुलपति ये जितने पहले वाले सवाल होते हैं ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहली महिला कुलपति बनी है, उनका नाम है नईमा खातून। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो नईमा खातून जो हैं वो किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। तो विश्वविद्यालय का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था। तो 1920 में बना था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। तो 1921 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं कि भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है। ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, इस मामले को थोड़ा सा अगर आप लोग समझोगे तो इसका मतलब ये है, देखिए बेटा ये भारत का पहला है बहुउद्देशीय, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन की चर्चा आपने अखबारों में सुनी होगी। क्या है कि जो जल है, जल H2O से मिलकर बनता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है और उस जल से हाइड्रोजन को अलग करा जा रहा है, मतलब पानी से हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं और जो पानी से हाइड्रोजन अलग होगी वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी। और आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसका मतलब इस ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किस रूप में होगा, ईंधन के रूप में होगा
तो ये जो प्लांट लगाया है भारत ने, भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन प्लांट क्या है, तो इससे क्या होगा कि जल से, पानी से हाइड्रोजन भी बनाई जाएगी और उस पानी से पनबिजली भी बनाई जाएगी, मतलब जल विद्युत का निर्माण भी होगा। तो इसके कई 2 उद्देश्य हो गए, और जिन चीज़ों के एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं उनको बहुउद्देशीय कहते हैं। तो सवाल यह है हमारा कि पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र या प्लांट जो है वो किस राज्य में लगा है, तो ये प्लांट लगा है बेटा जिस राज्य में, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इस प्लांट को लगाया गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कहाँ लगाया गया है, तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना है और उस जल विद्युत परियोजना का नाम है नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना पर लगाया गया है। नाथपा झाकरी, यह नाथपा झाकड़ी परियोजना है, वहाँ पर ये प्लांट लगाया गया है। अब यहाँ नाथपा झाकरी में पहले क्या होता था, मैं आपको बता दूं बेटा। पहले यहाँ पर क्या होता था, पानी से बिजली बनती थी। अब यहाँ पानी से बिजली तो बनेगी बनेगी, पानी से बिजली के साथ साथ हाइड्रोजन भी अलग होगी, और जो हाइड्रोजन अलग होगी उसे स्टोर करा जाएगा। उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया है कि हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है, इसलिए उस हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन से वाहन चलाए जाएंगे, तमाम चीज़ों को चलाया जाएगा। ठीक है, किस नदी पर ये प्लांट लगाया गया है, तो जहाँ पर नाथपा झाकरी है, नाथपा झाकरी प्लांट जो वो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर। उम्मीद है प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। तो भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा है, तो लगा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ लगा है, तो नाथपा झाकरी में लगा है। और नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं। भारत का पहला संविधान गार्डन किस शहर में बनाया गया है? भारत का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? संविधान के आदर्शों को संजोया गया है, लिखा गया है उनमें, वहाँ पर। तो भारत का पहला संविधान गार्डन, भारत का पहला संविधान गार्डन, ये भारत का पहला संविधान गार्डन है। ये कहाँ पर बनाया गया है? दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता या कानपुर? तो देखिए जो पिंक सिटी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर में पहला संविधान गार्डन, संविधान उद्यान भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में उद्यान कहते हैं और अंग्रेजी में गार्डन कहते हैं। तो भारत का पहला संविधान उद्यान जो बनाया गया वो जयपुर में बनाया गया, और दूसरा जो बनाया गया वो पुणे में बनाया गया। तो जयपुर जो है वो राजस्थान में है, और इस जयपुर संविधान गार्डन का उद्घाटन जो है वो भारतीय राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करा था। तो इसका लोकार्पण जो करा था, ये करा था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने करा था ये इसका लोकार्पण। दूसरा पुणे में बना है, पुणे महाराष्ट्र में है, मोठा नदी के किनारे पर है। तो भारत का पहला संविधान गार्डन, संविधान उद्यान, संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? तो पहला जयपुर का है, फिर उसके बाद बना है पुणे में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो अगला सवाल हमारे लिए कुछ ये है। कह रहे हैं भारत के प्रथम स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200V, ये उसका नाम है, का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये भारत का स्वदेशी विमान है, कोई साधारण विमान नहीं है, बम गिराने वाला विमान है, मतलब एक ड्रोन है एक प्रकार का। तो ये मानव रहित है, इसमें कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि हाँ
जो विस्फोटक सामग्री है वो रखी हुई होगी, और जहाँ भी ऐसे चीज़ें आपको संवेदनशील दिखाई देंगी वहाँ पर बम गिराए जा सकते हैं। तो ये क्या है, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, मानव रहित विमान। तो देखिए नाम है इसका FWD-200B। क्या है ये, तो ये बेटा भारत का स्वदेश या स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। अब कह रहे हैं कि सवाल ये था इसका अनावरण कहाँ हुआ था, चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या हरिकोटा में, श्री हरिकोटा में। तो इसका अनावरण कहाँ करा है, तो इसका अनावरण जो है वो हुआ है बेंगलुरु में। एक्चुअल में बात क्या थी, देखिए एक ड्रोन है जिसका नाम है, एक ड्रोन है जिसका नाम है बेटा, उसे बोलते हैं प्रीडेटर। एक ड्रोन है प्रीडेटर, ये प्रीडेटर ड्रोन है, और ये ड्रोन जो है वो यूएसए का है, अमेरिका का। और इसका काम भी यही है कि ये ड्रोन है, इसमें विस्फोटक सामग्री आप सेट कर दें, कंप्यूटर से उसका कनेक्शन होता है, जहां आपको लगता है कि लोग संवेदनशील हैं, दुश्मन बैठा है, तो वहां पर गिरा सकते हैं। सवाल ये है कि ये हम अमेरिका से ख़रीदते हैं और एक ड्रोन की कीमत बताई जाती है लगभग 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपए में ये विमान भारत खरीदता था। ये जो FWD-200B है ये भारत ने बनाया है और इसकी लागत मात्र 25 करोड़ है। ये स्वदेशी है, 25 करोड़ का है सिर्फ। अब सवाल ये है कि अगर आप अमेरिका से ख़रीदते हैं तो इतने में आप 10 बना लेंगे, वही 25 250, इतने में अमेरिका से एक लेकर आएंगे और काम वही करेगा जो अमेरिका वाला करता है। ठीक है, तो याद रखें भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित, ये हरित नहीं है, ये मानव रहित है, मानव रहित विमान जो है उसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है? अभी हॉकी का एक टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम है सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। हम बात कर रहे हैं 2024 की, और ये सवाल ना इसी प्रकार से पूछा जाएगा। पहला तो ये पूछा जाएगा कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है या ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। ठीक है, ये सुल्तान अजलान शाह, इसका आयोजन कहाँ होता है, तो इस ट्रॉफी का आयोजन होता है बेटा मलेशिया में। मलेशिया में एक शहर है जिसका नाम है इपो, इपोहो, मलेशिया के इपोहो में इसका आयोजन हुआ है। इसको किस देश ने जीता है, मतलब इस टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि बताइए सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीती है। ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड या जापान। तो इस ट्रॉफी को जापान ने जीता है, तो इसका विजेता बना है जापान। और मज़े की बात यह है कि जापान ने पहली बार ये कप जीता है, पहली बार जापान ने सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है, पहली बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फाइनल में किस देश को हराया था, जो देश हारा वो उपविजेता बना होगा। तो फाइनल में हारा पाकिस्तान, पाकिस्तान को हराकर
जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीत ली है। पेपर में खूब आता है ये, इस तरह के जो कप हैं परमानेंट जो होते हैं वो खूब पूछे जाते हैं। ये पूछ लेंगे कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है वो किस देश में आयोजित होती है, तो मलेशिया में। इस बार किसने जीती है? जापान ने। किसको हरा कर जीती है? तो पाकिस्तान को। किस खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट या ट्रॉफी? तो हॉकी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो अगले सवाल में लिखा हुआ है, कह रहे हैं इदासिसा नोंगरांग किस राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? इदासिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, मतलब डीजीपी बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किस राज्य की बनी है? ठीक है, ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑप्शन है डी नागालैंड। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो बनी है पहली महिला डीजीपी है ये मेघालय की। मेघालय की कैपिटल क्या है? तो वह है शिलोंग। मेघालय के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री और गवर्नर के नाम आपको अच्छे से पता हो। कॉनरेड संगमा, कॉनरेड संगमा, कॉनरेड संगमा है। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? तो उनका नाम है बेटा फागू चौहान। फागू चौहान। और मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बनी है उनका नाम है इदासिसा नोंगरांग। नोंगरांग। और मैं आपको बता दूं मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां हैं। तो ये जिस जनजाति से आती हैं उसका नाम है खासी जनजाति। किस समुदाय से आती हैं ये? इनका जो समुदाय है इदासिसा नोंगरांग का वो है खासी। मैं एक सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में उसका जवाब सही देंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट करके जवाब दें। मैं भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का नाम बताना है। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, ये तो केवल कहाँ की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो मेघालय की। आपको सवाल ध्यान से सुनना है, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? कमेंट करके आप उसका नाम बता सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे सिंसियरिटी में हैं और बेहतर तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने गोपी थोटाकुरा, कैरोल स्कोलर, राकेश शर्मा, सिल्वेन चिरोन। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक, हम भारत की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो जो बने हैं उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। अगर सवाल ये आ जा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अगर ये सवाल आ जाता कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो उनका नाम आता राकेश शर्मा। और ये जो राकेश शर्मा थे ये 1984 में गए थे। 1984 में गए थे। रूसी अंतरिक्ष यान था और उसका नाम था बेटा सोयूज T11।
जिस अंतरिक्ष यान से गए थे, सोयूज T11 उसका नाम था। लगभग अंतरिक्ष में ये रहे थे 8 दिन, कहते हैं 7 दिन 20 घंटे और तकरीबन 40 मिनट तक ये रहे थे। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे थे। तो सवाल पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो उनका नाम है राकेश शर्मा। अब सवाल ये आता है, ये अंतरिक्ष यात्री नहीं है, ये भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं, एज ए टूरिस्ट। ठीक है, तो सवाल अगर ये आता है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, तो नाम आता उनका गोपी थोटाकुरा, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनके ब्लू ओरिजिन अभियान के तहत ही गए हैं। तो सवाल याद रखें, भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, सवाल यह, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति, तो बेटा उनका नाम है एड ड्वाइट, और ये लगभग 90 साल के हैं और ये अंतरिक्ष में गए हैं, इसी बार गए हैं। तीनों सवाल इम्पोर्टेंट हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए, तो राकेश शर्मा पंजाब के थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए, तो गोपी थोटाकुरा आंध्र प्रदेश के हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं एड ड्वाइट हैं, वो 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष में गए थे। अभी इन्हीं के साथ गए थे, गोपी थोटाकुरा के साथ। चलिए अगला सवाल देखें, सर्वाधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन है? भारत की उस महिला का नाम बताइए जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन है ज्योति रात्रे, बिछेंद्री पाल तो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने, है ना, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। संतोष यादव से भी सवाल बनता है, संतोष यादव से भी सवाल बनता है कि देखिए माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव, तो ये भी माउंट एवरेस्ट पर गई हैं 2 बार। पहली बार कौन गई थी? बिछेंद्री पाल। अरुणिमा सिन्हा से भी सवाल आता है, पहली भारतीय विकलांग महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह करा है, तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, वो विकलांग है, पहली भारतीय। अब सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा उम्र में कौन गई है, तो इसका सही आंसर क्या बचा? अब ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कहाँ की रहने वाली हैं? तो राज्य है मध्य प्रदेश। और कितनी उम्र में वो गई हैं? तो उनकी उम्र है 55 वर्ष तकरीबन। और रिकॉर्ड उन्होंने क्या बनाया है? एवरेस्ट फतेह करने वाली सर्वाधिक उम्र की भारतीय महिला। सवाल बन जाएगा कि भारत की उस महिला का नाम बताइए जिसने सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। भारत की, विश्व की नहीं, भारत की। तो उनका नाम आएगा ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश की है। 55 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, सबसे ज़्यादा उम्र की हैं वो। बिछेंद्री पाल का मैंने सवाल बता दिया था, पहली भारतीय महिला
जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करके आई, बछेंद्री पाल। संतोष यादव का भी सवाल मैंने बताया था कि पहली भारतीय महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करा, तो उनका नाम संतोष यादव। पहली भारतीय विकलांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा, तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। बहुत अच्छा और शानदार और बढ़िया सवाल है। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है। कह रहे हैं दीपा कर्माकर है, पूजा तोमर है, विनेश फोगाट है और मनु भाकर हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने। 4 विकल्प हैं। कौन है जिसने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, पहली भारतीय महिला, तो उनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर का खेल क्या है, तो जिम्नास्ट। जिम्नास्ट की प्लेयर हैं वो। रिकॉर्ड क्या बनाया है इन्होंने, तो एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। भारत की वो पहली महिला बताइए जिसने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो दीपा कर्माकर। खेल उनका क्या है बेटा, जिम्नास्ट या जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं वो। जिम्नास्टिक की प्लेयर है दीपा कर्माकर। वो रहने वाली है त्रिपुरा की। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियाई सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। पूजा तोमर का मैंने बताया था कल की क्लास में। ठीक है, UFC में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, विनेश फोगाट का नाम चर्चा में चला है, कुश्ती की प्लेयर हैं वो। मनु भाकर ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, डबल बोवी, तो वो निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए दीपा कर्माकर बहुत बड़ा नाम बन चुका है भारत में, वो भी जिम्नास्ट में। 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था, तो इन्होंने क्वालिफाई करा था, 4थे नंबर पर रही थी दीपा कर्माकर। ओलंपिक में जिम्नास्ट में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भी यही है, दीपा कर्माकर। एक ही सीजन में 3 बार किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। एक सीजन का मतलब देखो मैं बताऊं, माउंट एवरेस्ट पे आप पूरे वर्ष भर नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे वर्ष भर जाड़ों में कैसे चले जाओगे, बर्फीले रास्ते, बर्फ़ पड़ी हुई होगी, आप चढ़ ही नहीं पाओगे। तो माउंट एवरेस्ट पे जाने का एक सीज़न होता है जब बर्फबारी नहीं होती। माउंट एवरेस्ट पे तो होती है, उससे नीचे नहीं होती या कम होती है, वो सीज़न कहलाता है। ठीक है, तो एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला का नाम क्या है। ज्योति रात्रे है, कामी रीता शेरपा है, पूर्णिमा श्रेष्ठ है या पूर्णिमा थापा है। ठीक है, तो उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ किस देश की रहने वाली है, तो नेपाल। और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बना लिया है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला बन गई हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे 10। अगर ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अगर ये हमारी क्लास आपको पसंद आती हो, ठीक है, तो और लोगों को शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हो जाए।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।